गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड में है, जो कि आपका चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन है, जो कि आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपका सीडीपी का जो चैप्टर है आपका है पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो आज का टॉपिक क्या है? सीडीपी का आपका अध्याय है पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रेन। बैकवर्ड डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रेन। तो आपका जो लेसन है पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, तो इसका जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका एमसीक्यू वेस्ट है, जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। सीटेट हो या फिर अन्य स्टेट का जो टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कहीं न कहीं वह सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आपका मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ का ज़रूरत होती है मंद गति से सीखने वाले बालक को? तो मंद गति से सीखने वाले बालक को अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है। मंद गति से सीखने वाले बालक को अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है। तो 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इसका सही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 2 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विजुअल डेफिशिएंट विद्यार्थी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होता है, जो विजुअल डेफिशिएंट जो होता है, उसको क्या करना है? समान रूप से उसको कक्षा में जो है वो सीडी के माध्यम से, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इसका ए सही हो जाएगा। 3 का ए।
अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की जो विशेषता वह नहीं है, तो यह कौन सा है नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना यह क्या है? मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन यह क्या है? आपका मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 4 का डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? तो कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उसको कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, 5 का सी। चलिए अगला प्रश्न है को अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, तो आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखेंगे। ये आपका सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, 2012 में सीटेट में। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है, यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक का जो IQ होता है वह आपका 71 से कम होता है, 71 से कम होता है, लेस देन 71। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है, तो 7 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 41 व 46 वो आपका क्या है? वो कल्याण से संबंधित है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है? 41 व 46। तो आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 41 और 46, 41 व 46 यह क्या है? किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 8 का ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में क्या कुछ होगा? तो यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। यदि छात्र अधिकांश कार्य अपने हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती, आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अपराधी बालक कौन से होते हैं? अपराधी बालक कौन से होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए,
जो बालक असामाजिक कार्य करते हुए अपराधी बालक के कैटेगरी में माने जाते हैं। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं वो क्या होता है, अपराधी बालक कहलाते हैं। तो अपराधी बालक कौन है, अपराधी बालक क्या होता है, करता है, जो असामाजिक कार्य करता है। जो बालक असामाजिक कार्य करता है वो बालक अपराधी बालक के कैटेगरी में रखा जाता है। तो अपराधी बालक कौन होते हैं, तो जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो 10 का ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो आंसर होगा आपका आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव के कारण जो है बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होने का जो मुख्य कारण या फिर अपराधी प्रवृत्ति के जो विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव के कारण बालक में जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का विकसित हो जाता है। तो अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, आर्थिक अभाव। मनुष्य में आर्थिक अभाव होता है, बालक में आर्थिक अभाव हो गया तो उसको क्या होता है, उस बालक में अपराधी प्रवृत्ति का विकास होने का वो मुख्य कारण है। इसके कारण वो आर्थिक अभाव के कारण ही बालक में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। चलिए तो 11 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है। आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है, तो कैसा होता है, वह पुस्तकों को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, यह भी क्या है, ये भी सही है। वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, यह भी क्या है, आंशिक दृष्टिकोण युक्त बालक का समस्या ये भी होता है। और आपका तीसरा, श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक पर नहीं उतार पाता, यह भी क्या है, आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का यह लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का जो व्यवहार में कैसा कुछ होता है, तो उसको अच्छा से जो पुस्तक को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है और आपको उस बालक को अक्षर जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देने का वह बार बार वह शिकायत करता है शिक्षक से। और तीसरा समस्या होता है आपको आंशिक दृष्टि युक्त बालक का, जो वो श्यामपट्ट पर लिखे नोटबुक को भी वो अच्छा से नहीं उतार पाता। तो ये सभी समस्या क्या है, वो आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का व्यवहार में यह सब चीज़ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, 12 का डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है तो किसके द्वारा, अनुबंधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है तो किसके द्वारा, अनुबंधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की जो विशेषता है वह क्या है, मुख्य विशेषता है आपका, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, जो उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो जो कम गति से जो सीखने वाले जो बच्चा जो होता है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की जो विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है, वो उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती नहीं है। इसमें जो है डिसेबिलिटी होता है, यानी कोई न कोई प्रकार का उसमें डिसेबल होता है और उसमें कुछ न कुछ डिसेबिलिटी होती है जो ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। इसके कारण शैक्षिक उपलब्धि भी क्या होता है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 14 का ए। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए।
दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो किस तरह का ज्ञान देना चाहिए? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 15 का क्या हो जाएगा? बी। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किस तरह का आकृति? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कौन सा डिसेबिलिटी जो आपका केवल जन्मजात होती है? तो जो जन्मजात जो होने वाला जो आपका अक्षमता है वो क्या है? क्या है आपका? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि जो होता है वो क्या है? वो ये जो अक्षमता है बालक में वह जन्मजात होती है, उन्हें जन्म से ही वह मंदबुद्धि का होता है, यानी कि बाद में नहीं होता है। तो दृष्टि दोष बाद में भी हो सकता है, मूक बधिर ये सभी बाद में होता है, श्रवण दोष ये भी क्या होता है? बाद में भी होता है, बाद में भी हो सकता है। एक आपका डिसेबिलिटी है, एक अक्षमता है बालक में जो केवल जन्मजात होता है, यानी मंदबुद्धि का होना वह जन्मजात, यानी जन्म से ही वो मंदबुद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 16 का डी। मंदबुद्धि होना वो एक ऐसी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है, नहीं जन्म से ही वो मंदबुद्धि रहता है। चलिए, तो 16 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता को जांच हेतु किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। डेसिबल एक ऐसा इकाई है जिसका उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसिबल एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 का बी डेसिबल। डेसिबल से क्या जांच होता है? आपका सुनने की जो क्षमता का जो जांच होता है वह डेसिबल से ही वह पता किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वह बच्चा कैसा बच्चा होता है? तो वह जो बच्चा होता है आपका मूक बधिर। ऑप्शन नंबर वी मूक बधिर बच्चों के लिए मूक बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मूक बधिर का मतलब था जो बोलता नहीं है, जो गूंगा होता है। तो कहने का मतलब जो गूंगा बालक होता है, जो मूक बधिर होता है, मुंह से जो आवाज़ नहीं होता है, तो उस तरह के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस बालक के लिए, कैसे बालक के लिए किया जाता है? तो मूक बधिर जो मुंह से बोल नहीं पाता है, तो मूक बधिर बालक के लिए बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो 18 का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। पिछड़े बालक किस तरह का होता है? पिछड़े बालक जो है आपका सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 के बीच में होता है, और अब मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार वाला भी होता है। तो इस तरह का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक जो होता है, बैकवर्ड जो चिल्ड्रन होता है, उसके लिए सीखने की गति भी धीमा होता है, उसका IQ जो है वो 80 से 90 के बीच का होता है, और वो मानसिक रूप से वो मेंटली जो है वो क्या होता है? अनहेल्दी भी होता है वो। इस तरह का आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह सभी पिछड़े बालक का जो ये सब क्या है विशेषता है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 19 का डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चा योग्य नहीं है, नियोग का मतलब क्या? जो योग्य नहीं है, जो योग्य बच्चा नहीं है वह पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही हो जाएगा। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है
तो शिक्षक को करना चाहिए कि वह बच्चे की नियोग्यता के अनुसार जिस तरह का उसका जो ये है डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि सभी तरह का बच्चा का तो स्कूल एक जैसा होता नहीं है। कुछ बच्चा होता है जो गूंगा होता है, कुछ होता है मूक बधिर होता है, कुछ होता है जो सुन नहीं पाता है, कुछ बच्चा दृष्टिबाधित होता है। तो सभी के लिए क्या है वो एक विशेष विद्यालय होता है। तो सभी तरह का जो आपका जो डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन होता है जिसमें कुछ अक्षमता है जैसे सुनने में या दृष्टिबाधित या फिर मूक बधिर है, तो इस तरह के बालक के लिए जो है वो विशेष विद्यालय में उसका पढ़ाई होता है। तो इस तरह का बालक जो नियोग है, जो डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, उसको पहली बार विद्यालय आता है, उसको आप एक शिक्षक हैं तो उसको आप उस विद्यालय में जाने का भेजने का प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसका अच्छा से उसका शिक्षण हो सके। क्योंकि सभी स्कूल में अब मान लें जहाँ पे वो दृष्टिबाधित बच्चा के शिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे मूक बधिर के लिए अलग से कक्षाएं नहीं चलती है, तो उस तरह का बालक के लिए ये क्या हुआ अच्छा नहीं होगा। इसके लिए उसको नियोग बच्चे के अनुसार उससे विशेष विद्यालय में जाने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो भी इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या होता है उसके साथ, तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 21 का भी, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 21 का भी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। निराश्य मतलब कुंठा, जो आपका डिसेबिलिटी है वो किस तरह का डिसेबिलिटी का सामना करते हैं। जब श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे, जो जिस बच्चा को सुनाई नहीं देता हो, उस तरह का ग्रसित बच्चा यदि कक्षा में वो किस सबसे मुख्य जो कुंठा का सामना करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में जो वह सबसे मुख्य नैराश्य से जो आपका होता है कुंठा जो का सामना करना पड़ता है, वो क्या करना होता है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है। वो जब वो सुनाई जिस बच्चा को नहीं देगा तो क्या होगा, वो दूसरे से एक दूसरे से बात करने में उसको बहुत सारा समस्या होगा, क्योंकि उसमें अक्षमता है, क्योंकि उसको सुनाई देता नहीं तो दूसरे से क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा बढ़िया से। तो इसलिए इसके लिए यह चीज़ सामना करना होता है श्रवण ह्रास ग्रसित बच्चे को, जो जिसको सुनाई नहीं देता हो, बहरा बच्चा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का संप्रेषण करने में या सूचनाओं को बांटने में भी क्या होगा, उसको अक्षमता होगा, क्योंकि उसको तो सुनाई देगा नहीं। तो इसका आंसर होगा 22 का ए। 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ये भी आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो इसके लिए जो आपका मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, इस तरह का जो आपका कहना जो क्या हुआ सबसे उचित होगा। क्योंकि एक शिक्षिका की एक कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, यानी वो मतलब क्या है, मतलब वो क्या है, विकलांग है, फिजिकली वो क्या है, हैंडीकैप है। फिजिकली हैंडीकैप बालक के लिए, जो वैसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांगता से ग्रसित है, यानी वैसे बालक जो फिजिकली क्या हुआ, डिसेबल है, फिजिकली क्या हुआ, डिसेबल है, मतलब हैंडीकैप है, विकलांग है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक शिक्षक हैं तो आपको कहना होगा कि आप बैसाखी का सहारा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे ही वैसा बालक
चलते हैं। तो कहने मतलब मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि आप बिना बैसाखी के सहारे तो शारीरिक विकलांगता वाले तो चल नहीं सकें, इसलिए आप सलाह देंगे कि आप क्यों नहीं करते हो बैसाखियों का सहारा, क्योंकि उस तरह के बच्चे के लिए फिजिकल हैंडीकैप जो होता है तो उसके लिए बैसाखियों का सहारा से ही वो चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा, 23 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालीय जीवन के मध्य 10 से जो 11 वर्ष का जो होता है वो आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा का जो कार्य न कर सके, यह कथन किसका है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालीय जीवन के मध्य जो आपका 10 से 11 वर्ष का जो आयु होता है वो अपने अनुरूप सामान्य कक्षा का कार्य न कर सके, तो यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका क्या है, यह जो कथन है सिरिल वर्ट एक मनोवैज्ञानिक है, इसने यह बात बोला है कि वह जो पिछड़ा बालक होता है वह क्या होता है, अपने साथ में जो पढ़ने वाले अन्य बालक के मध्य जो होता है, जो एक ही उम्र के जो बालक होता है, एक होता है आपका पिछड़ा बालक, एक होता है वो जो सामान्य बालक। तो सामान्य बालक जितना वो कार्य करता है उससे वो उतना कार्य वो नहीं कर सकता क्योंकि वो पिछड़ा बालक है। तो ये आपका यह कथन किसका है, सिरिल वर्ट ने ये बात बताया कि सिरिल वर्ट ने कहा कि जो पिछड़ा बालक होता है और उसी एज का एक सामान्य बालक होता है, दोनों में जो है वो काम करने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, कार्य करने का जो क्षमता होता है वो सामान्य बालक से कहीं ना कहीं वो कम होता है। किसका, पिछड़ा बालक का, क्योंकि वो पिछड़ा है। तो ऑप्शन में क्या 24 का ए इसका हो जाएगा। यह कथन किसका है, सिरिल वर्ट का। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है, कहाँ पर है, ये आपका सीटेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो आपका कहाँ है स्थित है, तो वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में आपका यह संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिरिल वर्ट जो अभी जो बोला कि जो सामान्य बालक होता है और जो पिछड़ा बालक होता है, वो पिछड़ा बालक जो है सामान्य बालक की तुलना में वो कार्य कम करता है या कम कार्य कर सकता है। तो सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कितना होता है। सिरिल वर्ट जो एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जो उसने बताया कि पिछड़े बालक और सामान्य बालक में जो है वो पिछड़े बालक का जो काम करने की जो क्षमता है वो सामान्य बालक से कम होती है। तो सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कितना होती है, IQ कितना होता है, नहीं बुद्धिलब्धि कितना होता है पिछड़े बालक का, अकॉर्डिंग टू सिरिल वर्ट के अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा आपका 85 से कम, कितना, 85 से कम, 85 लेस देन 85। यानी सिरिल वर्ट का कहना है कि जो पिछड़े बालक का जो बुद्धिलब्धि होता है वो 85 से कम होता है, 85 से कम होता है IQ। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता में सफल हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता में सफल हो सके। तो इसका जो आंसर होगा आपका 27 का क्या हो जाएगा, डी। 27 का डी हो जाएगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ये आपका क्या है, सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी आपकी भागीदारिता में सफल हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका 27 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थी व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले
विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको पढ़ाना है। तो ऑप्शन क्या है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष नहीं है तो क्या कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। वाणी दोष नहीं है तो आपका आंसर होगा धीमी या तेज गति से बोलना। धीमी या तेज गति से बोलना यह क्या है, वाणी दोष नहीं है। आप जब धीमी या तेज गति से बोल लेते हैं आपका वाणी में तो कोई दोष है नहीं। तो धीमी या तेज गति से बोलना यह क्या है, धीमी या तेज गति से बोलना यह वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 29 का वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, जो आपको एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ये आप देख रहे हैं, ये सीटेट 2016 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। तो एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है तो वो क्या करेगा। तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को कोई रुई से ढका रखने के को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पदों का उपयोग करने को कहती है। तो वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका करने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पदों का उपयोग करने को कहती है। तो वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी 31 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पिछड़ेपन बालक का कारण क्या नहीं है। तो आपका स्वस्थ वातावरण क्या है, आपका पिछड़ेपन बालक का कारण नहीं है। वो पिछड़ेपन में क्या होता है, अस्वस्थ वातावरण होता है। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं है तो कौन है, स्वस्थ वातावरण। बाकी सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, यह सभी क्या है, पिछड़ेपन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अस्वस्थ वातावरण होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे स्वस्थ वातावरण बोला। तो पिछड़ेपन बालक का जो है वह स्वस्थ वातावरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा, 32 का डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, जिन बालकों का जो IQ है वो 70 से कम है, लेस देन 70 मतलब 70 से कम है, तो साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 70 से कम। चलिए अगला प्रश्न 33 का ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो इसका जो आंसर है आपका 34 का डी, अभिप्रेरणा। 34 का डी, अभिप्रेरणा। 34 का डी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। अभिप्रेरणा की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो आपका इसका जो आंसर होगा 34 का डी हो जाएगा, अभिप्रेरणा। चलिए 34 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक
बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह क्या इंगित करता है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह इंगित करता है, यह क्या चीज़ इंगित करता है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 35 का डी। अगला प्रश्न, आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? तो वह पुस्तकों को आँखों से के निकट लाकर पढ़ता है, यह भी सही है। वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, यह भी क्या है? सही है। सैमपट के लिखे हुए नोटबुक पर नहीं उतार पाता, यह भी क्या है? सही है। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी कारण हैं जो आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का जो है कक्षा का व्यवहार वह होता है। तो आपका ए बी सी डी सभी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो 36 का डी आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, अधिगम निर्योग्यता तो क्या है? एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक क्या है? चर अवस्था है। 37 का भी, अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा, 37 का भी। अधिगम निर्योग्यता वो क्या है? एक चर अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी, 37 का भी। अगला प्रश्न है आपका, दुर्बलीकरण बाधा है। तो 38 का भी, कार्यात्मक स्तर पर दुर्बलीकरण बाधा है, कार्यात्मक स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी, दुर्बलीकरण बाधा है कार्यात्मक स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने जो स्टरिंग जो होता है स्टरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? यह सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। देखिए, किस पद्धति का उपयोग करके हकलाने की जो समस्या है उससे निपटा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका प्रवर्धित वाक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धी वाक जो है वह इसके द्वारा जो है आपका जो प्रवर्धी वाक जो एक पद्धति है, प्रवर्धित वाक जो एक पद्धति है, उसके उपयोग से हकलाने वाले बालक की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है? बी सही हो जाएगा, 39 का बी, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्विटी क्या होगा? एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्विटी कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 40 का डी, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 40 का डी। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है और आप उसका विजन यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्विटी कितना होगा? तो अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है,
सामाजिक नियमों व कानूनों के विरोध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? सामाजिक नियमों व कानूनों के विरोध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? तो बाल अपराधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बाल अपराधी। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरोध व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। तो 41 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, वो क्या है? अधिगम असक्तता वाले। अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, 42 का सी। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? छोटे विद्यार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा 43 का ए हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन ए, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, यह क्या है आपका? यह लक्षण जो आपका नहीं है। तो पठन गति का प्रवाह में कठिनाई, ये जो है आपका क्या है? छोटे विद्यार्थियों में जो लक्षण है पठन कठिनाई का, वो क्या है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। 43 का क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 44 नंबर क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। 40 का डी। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा नियमित विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य जो क्या है? नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 44 का डी इसका आंसर हो जाएगा, 44 का डी। अगला प्रश्न आपका है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है तो किस तरह का लक्षण है? अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी इसका राइट हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। अवधान संबंधी बाधा या विकार, यह क्या है? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका जो आंसर होगा आपका 46 का सी क्या हो जाएगा? अति कल्पना। 46 का सी अति कल्पना। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अति कल्पना। ऑप्शन नंबर सी, 46 का सी अति कल्पना। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है? इसमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है? इसका जो आंसर होगा आपका 47 का भी धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों का पलटकर जाने में कठिनाई। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, यह क्या है? 47 का भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक क्षेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहेंगे। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आपको उससे कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहेंगे। तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 48 का डी। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो पहला तो उसे आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, फिर उसकी जो उसके सुविधा अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 48 का डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बधिर बच्चा है तो उसके लिए क्या है, क्या आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 49 का क्या हो जाएगा, डी। 49 का क्या हो जाएगा, डी। उसके लिए क्या हो जाएगा आपका 49 का डी। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी। 49 का क्या हो जाएगा, डी। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। एक बधिर बच्चा है, बधिर का मतलब क्या हो गया, तो बधिर बच्चा है तो वो बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ऑप्शन क्या है, डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 51 है ना, 51 है। एक बच्चा जो ग्रस्त है और वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता तो वह जो है वो किस रोग से वह ग्रसित है। तो 50 का सी इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो वह क्या है, वह सा और वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी उसको एक जैसा दिखता है। यानी आपका जो डिसलेक्सिया जो से ग्रसित जो बालक है, डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर जो सी है 50 का सी, क्या है 50 का सी। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा, डिसलेक्सिया एक बीमारी है, उससे ग्रसित बच्चा सा और वाज में अंतर वह नहीं कर पाता और न्यूक्लियर और अनक्लियर में वो अंतर नहीं कर सकता है, क्योंकि वह क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। यानी डिसलेक्सिया के ग्रसित वो वाज और सा दोनों उसको एक जैसा दिखता है और एक जैसा वो समझता भी है, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी वो अंतर नहीं कर सकता है। तो ये आपका क्या है, वो किस रोग से ग्रसित है, डिसलेक्सिया। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है तो वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है तो कैसा होता है, तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी, क्या 51 का सी, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 51 का सी। तो इस वीडियो में इतना ही 51 क्वेश्चन को इस वीडियो ने हम लोगों ने देखा, और इससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ, बार यह सभी प्रश्न को पूछे जाते हैं, और कहीं न कहीं सीटेट या फिर एन स्टेट का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है टेट का, उसमें सभी प्रश्न कहीं न कहीं वो पूछा हुआ ही था। और आपका यह जो CDP का यह चैप्टर वाइज आपका सीरीज चल रहा है, और ये आपका आज का जो चैप्टर था CDP का, पिछड़े
पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, जिसको बैकवर्ड, डिसेबल्ड एंड मेंटलिटी रिटार्ड चिल्ड्रन। तो इस तरह का जो लेसन, ये जो लेसन आपका था सीडीपी का, तो 51 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो सभी महत्वपूर्ण है सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए। जो आपका जो एग्ज़ाम जो होना है 20 अगस्त 2023 को, इसमें ये सभी प्रश्न को आने की संभावना प्रबल है। तो इस तरह का और भी वीडियो आप लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।